हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ये हम लोग देख रहे थे मिडवाइफरी का सॉल्व्ड मॉडल पेपर जो कि प्रीवियस ईयर 2020 का है। इसमें हम लोग सॉल्व टाइप और जो भी 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग देख चुके थे। आज बारी है ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाने की, जो कि हमारा बच गया था। तो ये है 3 क्वेश्चन, आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या कैसे होता है। इसकी जो फुल डिटेल वीडियो है वो भी पड़ी हुई है, या फिर जो नहीं भी पड़ी है वो मैं डेली डालती रहती हूँ। तो इस तरीके से आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और वैसे भी आप लोग का तैयार हो ही गया होगा अगर मॉडल पेपर आप लोग देख रहे हों तो यहाँ पे भी आप थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है, पूरे अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है, तो आप उस सब वीडियो को देख लेंगे। तो नोट्स वाइज पूरा अच्छे तरीके से मैं डिफ़ाइन की हूँ, वहाँ से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ से बस कंसंट्रेट होकर आपको सुनना है, या फिर आप चाहें तो शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं एज योर विश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि डिफाइन न्यूनेटल जॉइंटिस, राइट इट्स टाइप, राइट द मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉइंटिस। नवजात में होने वाली पीलिया को परिभाषित कीजिए, उसके प्रकार बताइए और उसके प्रबंधन को विस्तार से बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जॉइंटिस होता क्या है। तो देखिए, ब्लड में जो बिलिरुबिन होता है, जो ब्लड होता है हमारा, उसमें एक बिलिरुबिन पाया जाता है। बिलिरुबिन पाया जाता है कि जब वही बिलिरुबिन जो होता है उसकी सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर स्किन तथा जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, जिसको हम इंग्लिश में म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, का रंग पीला हो जाना ही पीलिया कहलाता है। फिर से समझिएगा, ब्लड में एक बिलिरुबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, उसी की जब सांद्रता जो होती है वो सामान्य से अधिक हो जाती है। सीधा साधा मतलब आप कह सकते हैं कि ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने की वजह से पीलिया होता है। तो जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो स्किन होती है हमारी वो येलो कलर की हो जाती है, पीली पीली हो जाती है, तो उसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। तो ये कितना ज़्यादा होता है, तो सीरम जो बिलिरुबिन स्तर होता है वो 2.0 mg प्रति dl से अधिक हो जाता है। मतलब जो अगर सामान्यता हम देखें तो अगर हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की जो मात्रा होती है वो 2 होती है, 2 mg प्रति dl होती है, तो इसको सामान्य माना जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसी से जब ज़्यादा हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं कि बिलिरुबिन का स्तर बढ़ गया है और न्यूनेटल जॉइंटिस हो गया है। बिलिरुबिन जो होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं, अब हम पहले बात कर लेते हैं कि बिलिरुबिन होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो बिलिरुबिन जो होता है वो आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड कार्बोसेल्स कहें या फिर लाल रुधिर कणिका कहें, के ब्रेकडाउन, मतलब जब उनका तोड़ फोड़ होता है, कहाँ पे होता है अच्छा आरबीसी का तोड़ फोड़, कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आत्मघात की थैली, या फिर हम कह सकते हैं कि आरबीसी का तोड़ फोड़ कहाँ पे होता है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ना पता हो तो आपको गूगल सर्च करना है, चाहे जहाँ से बताना है, जिससे आपको पता हो सके, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगी, अगर इस कमेंट में आप जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसको बताऊँगी। तो बिलिरुबिन जो होता है यही लाल रुधिर कोशिकाओं के ब्रेक डाउन के फलस्वरूप निर्मित होता है, और यह बिलिरुबिन शरीर में यूरोबिलिनोजन के रूप में मूत्र के साथ क्या होता है कि उत्सर्जित हो जाता है। लेकिन जब लीवर प्लाज्मा से पर्याप्त मात्रा में बिलिरुबिन का एक्सर्शन नहीं कर पाता है, मतलब जब जो हमारा लीवर होता है वो प्लाज्मा से बिलिरुबिन का शोषण नहीं कर पाता है, तो जॉइंटिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, ये जो पीलिया होता है जिसको हम जॉइंटिस कहते हैं, ये 2 तरीके से होता है, एक फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, एक पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। ये टाइप्स आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रखना है, क्योंकि आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल जो जॉइंटिस होता है
उसकी बात करें तो लगभग 50% समय पर पैदा हुए नवजात तथा 70 से 80% जो समय पूर्व पैदा हुए नवजातों में उनके जीवन के प्रथम सप्ताह के दौरान जो जॉइंटिस होता है उसी को हम फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि यह जन्म के दूसरे अथवा तीसरे दिन उत्पन्न होता है। यही इम्पॉर्टेंट है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में हमेशा ये पूछा जाता है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और कब होता है, तो लोग लगा देते हैं 24 घंटे के अंदर होता है। पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से कन्फ्यूजन को दूर करना है कि फिजियोलॉजिकल जो जॉइंटिस होता है वो जन्म हो जाता है उसके दूसरे और तीसरे दिन उत्पन्न होता है, जबकि जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है वो 24 घंटे के अंदर ही उत्पन्न हो जाता है। तो यही होता है। फिर इस प्रकार क्या होता है कि जॉइंटिस टर्म न्यूनेटल के जन्म से 7 से 10 दिन के बीच तथा अगर प्रीटर्म न्यूनेटल है तो उसमें 14वें दिन तक गायब हो जाता है, मतलब कि अपने आप ही गायब हो जाता है। और इसमें एक थेरेपी भी दी जाती है जिसमें क्या किया जाता है, आँखों पे और जेनाइटल एरिया पे वो कोई भी कपड़े रख दिए जाते हैं जिसकी वजह से आँखें धुंधली ना हो या फिर मतलब आँखों में अंधापन ना आए। इन सब की वजह से ऐसा किया जाता है और फिर फोटोथेरेपी इसमें की जाती है जिसकी वजह से ये ठीक भी हो जाता है और कभी कभी स्वयं भी ठीक हो जाता है। इसके किसी भी प्रकार के उपचार की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब होता है। फिर हम बात करते हैं कि अब प्रसव की। अच्छा, थोड़े लक्षण भी जान लेते हैं, ठीक है, थोड़े लक्षण भी जान लीजिए आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। तो पैथोलॉजिकल जो जॉइंटिस होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो नवजात में लाल रुधिर कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में नष्ट होना, ये इसका सबसे प्रमुख कारण होता है। और इसमें कुछ जैसे कि वो भी रखे जाते हैं सावधानियाँ, जिसमें ब्रेस्ट मिल्क यह प्रायः जन्म के 5 से 7 दिन बाद देखने को मिलता है तथा ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले लगभग 2 से 3% शिशुओं में पाया जा सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो जॉइंटिस मतलब ब्रेस्ट फीड जो कर रहे हैं उनमें भी ऐसा देखा जाता है। मतलब सीधा साधा कहने का मतलब यही है कि आपको यही याद करना है कि रक्त में जब ब्लड की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी वजह से बिलिरुबिन होता है। ये 2 तरीके का होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है। पैथोलॉजिकल जो होता है वो 24 घंटे के अंदर ही होता है, पैथोलॉजिकल जो 24 घंटे के अंदर ही होता है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल होता है वो 24 घंटे के बाद मतलब 1 से 2 दिन के बाद होता है और 7 से 14 दिन तक कुल चलता है। अगर प्री टर्म बेबी है तो 7 दिन तक चलता है और अगर पोस्ट टर्म बेबी है तो 14 दिन तक चलता है, फिर स्वतः ही गायब हो जाता है और इसके उपचार के लिए फोटोथेरेपी करवाना रहता है। ठीक है, अब आप इतना जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगर आपको डिटेल में जाना है पूरे अच्छे तरीके से तो मैं इसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रसव की परिभाषा एवं सामान्य प्रसव की क्रियाविधि लिखिए। प्रसव के द्वितीय स्तर के मैनेजमेंट को विस्तार से समझाइए। तो देखिए, प्रसव क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भाधारण का उत्पाद अर्थात गर्भस्थ शिशु गर्भाशयी यूट्राइन कैविटी से वेजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलता है उसे ही हम प्रसव कहते हैं। प्रसव किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट रहता है जिसको हम कहते हैं गर्भाधारण का उत्पाद अर्थात गर्भस्थ शिशु जिसे कहते हैं, वो गर्भाशयी गुहा जिसको हम इंग्लिश में यूट्राइन कैविटी कहते हैं, से योनि मार्ग द्वारा वेजाइनल कैनाल जिसको कहते हैं से होते हुए जब बाहर निकलता है तो उसी को हम प्रसव कहते हैं, उसी को हम लेबर कहते हैं। यह सामान्यतः प्रसव की प्रक्रिया जो होती है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको हम LMP कहते हैं कि प्रथम दिन के 280 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के 266 दिन बाद घटित होता है ऐसी प्रक्रिया। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कौन से दिन होता है ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो ये हो गया प्रसव। और सामान्य प्रसव की क्रियाविधि क्या होती है, तो इसकी क्रियाविधि के बारे में आपको बहुत बार मैं बता चुकी हूँ और इसकी फुल वीडियो भी पड़ी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत मैं बस बता देती हूँ। तो देखिए, ये जो सामान्य प्रसव की कुल अवधि होती है वो अगर प्रीमी ग्रेविडा है तो 14 से 16 घंटे तक होती है, तथा अगर मल्टीपैरा है जिसको मतलब 2 बच्चे हो चुके हैं, तीसरा या चौथा बेबी है, तो उसमें 8 से 10 घंटे की होती है। कई महिलाओं में प्रसव की कुल अवधि से ज़्यादा भी या फिर कम भी हो सकती है। अगर जब प्रसव की फर्स्ट तथा सेकेंड स्टेज की कुल अवधि 18 घंटे से ज़्यादा होती है तो इसको हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं, और अगर 2 घंटे के अंदर ही हो जा रहा है प्रसव की पूरी प्रक्रिया तो इसको हम कहते हैं
प्रेसिपिटेट लेबर, ठीक है। तो ये होता है। और आम बोलचाल की भाषा में देखें तो लेबर तथा डिलीवरी दोनों एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, लेकिन लेबर और डिलीवरी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कि जो क्या होता है कि यूट्रस से बाहर आना डिलीवरी कहलाता है। अगर बेबी जो होता है वो यूट्रस से बाहर आ रहा है, चाहे वो सिजेरियन के थ्रू आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रहा है, तो उसको हम डिलीवरी कहते हैं। जबकि कॉन्सेप्शन का जो उत्पाद होता है वो गर्भस्थ शिशु अगर वेजाइनल कैनाल से बाहर आता है तो उसको हम लेबर कहते हैं। डिलीवरी तथा लेबर दोनों ही प्रक्रियाओं में बच्चे का जन्म हो रहा है, लेकिन लेबर में जन्म जो होता है वो वेजाइनल कैनाल से होता है, जबकि डिलीवरी में यह किसी भी मार्ग से हो सकता है, चाहे सिजेरियन हो चाहे वेजाइनल कैनाल हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कि प्रसव की द्वितीय स्तर के मैनेजमेंट को बताना है। इसमें आप इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो मैं नोट्स बनाई हूँ आप लोगों को समझाई हूँ, जिसमें अच्छे तरीके से डिफ़ाइन की हूँ, तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें अच्छे तरीके से है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से नोट्स लिखेंगे आप लोग। मैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिख कर बताई हूँ कि पहले आपको डेफिनीसन डालना है, उसके बाद आपको साइन एंड सिम्टम्स के डालने हैं, फिर उसके बाद प्रिवेंशन मैनेजमेंट कौन कौन से किस तरीके से है। आप मेरी नोट्स को जब देखेंगे, जिस नोट्स से मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को, उस नोट्स को जब आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बस उसी तरीके से आप लिख देंगे तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसी तरीके से आपको लिखना है, ये नहीं कि उसे घोइच करके पूरा कहानी की तरह लिख दीजिए। कहानी की तरह लिखने से आजकल नंबर नहीं मिलता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखने से नंबर मिलता है, ठीक है। अब देखिए, प्रबंधन में आपको सबसे पहले उसके उद्देश्य के बारे में लिखना है कि प्रसव की द्वितीय अवस्था के दौरान क्या उद्देश्य होते हैं मैनेजमेंट के। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जीवित एवं स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना और प्रेग्नेंट वुमेन में पेरिनियल क्षेत्र में लगने वाली जो चोट होती है उसकी रोकथाम करना। प्रेग्नेंट वुमेन में गर्भस्थ शिशु में किसी भी प्रकार की जो भी जटिलताएँ होती हैं उनको रोकना। ये क्या होता है कि ये एक उद्देश्य होता है। अच्छा, सिद्धांत क्या होता है जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रथम अवस्था की भांति इस अवस्था के प्रबंधन के दौरान भी कम क्रियान्वयन के साथ अधिक अवलोकन की जरूरत होती है। मतलब कम कार्य हो लेकिन अवलोकन ज़्यादा हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। इन्फेक्शन की संभावनाओं को रोकने के लिए तथा माता में पेरिनियल जो क्षेत्र होता है उसमें किसी भी प्रकार की इंजरी की रोकथाम के लिए आवश्यक जितनी भी सावधानियाँ होती हैं उनको करनी चाहिए। और गर्भस्थ शिशु को गर्भाशयी गुहा से प्राकृतिक रूप से बाहर आने के लिए असिस्ट करना चाहिए। मतलब यही सोचना चाहिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयास करना चाहिए कि वो नेचुरली तरीके से वेजाइना के थ्रू ही उसका डिलीवरी हो, लेबर की प्रक्रिया समाप्त हो। किसी भी प्रकार की अनावश्यक जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो मातृक स्वास्थ्य है उनका क्या करना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए अच्छे तरीके से। पूरा टेस्ट करवाना चाहिए, सीबीसी हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हार्ट, बीपी, पल्स, इन सब को भी लेना चाहिए। गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन की दर का भी मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि सेकेंड स्टेज में बेबी आउट हो जाता है। तो इसी समय पे क्या करना चाहिए कि उसकी जो बेबी होता है उसको पूरे अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए, एयरवे क्लीन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर कॉम्प्लिकेशन है तो तुरंत उसको एडमिट करना चाहिए और अच्छे तरीके से केयर देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए कि इसी में सेकेंड स्टेज के दौरान ही क्या करना चाहिए कि गर्भस्थ शिशु के पेल्विक पोजीशन तथा स्टेशन का पता करना चाहिए कि पेल्विक पोजीशन में, क्योंकि इसी स्टेज में बाहर आता है बेबी, तो इसके पूरे तरीके से वेजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए। और फीटल हेड के लगातार नीचे खिसकने को सुनिश्चित करना चाहिए कि किस दर से ये नीचे आ रहा है। सर्विक्स का डायलेशन अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसकी मेम्ब्रेन्स की स्थिति को जानना चाहिए। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट में करना चाहिए। अच्छा, इसकी तैयारियां भी इसी में आपको वैसे तो फर्स्ट स्टेज में ही तैयारियां कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो अगर नहीं हुआ रहे वो फर्स्ट स्टेज में तैयारियां तो सेकंड स्टेज में करना चाहिए। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी के लिए पोजीशन प्रदान करते समय मतलब पोजीशन को प्रदान करना चाहिए कि किस पोजीशन में अच्छे तरीके से डिलीवरी हो सकती है, इन सबको करना चाहिए। और उनको कोऑपरेट करना चाहिए और फिर संतावना देनी चाहिए और उनसे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट की, और हर एक चीज़ उनका लेना चाहिए। अबगार स्कोरिंग भी इसी टाइम पे, एक बार जब बच्चा डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो फिर 1 मिनट पे जो अबगार स्कोर लिया जाता है वो भी इसी सेकेंड स्टेज के दौरान ही लिया जाता है।
अब बात करते हैं कि प्री एक्लेम्सिया की परिभाषा, उसकी कारण, उसकी खतरे, उसकी मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, इन सबको बात कर लेते हैं इसमें। अच्छा देखिए, मैं बहुत लॉन्ग वे में नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, बस शॉर्ट वे में बता रही हूँ जितना कि आप सब समझ सकें। आई होप, मुझे पता है कि अगर आप लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं तो आपकी पूरी तैयारी अच्छी तरीके से हो चुकी है और आपके एग्ज़ाम सर पे हैं, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं और आपके ऑलरेडी नोट्स वगैरह बने ही होंगे। तो मैं बस यही मान के आपकी तैयारी करवा रही हूँ। और अगर आप चाहें ना तो जितनी चीज़ों को मैं बोल रही हूँ, अगर उसको आप एक किसी नोट्स में लिख लेंगे और यही बस इतना ही पढ़ के जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। ठीक है। तो बात करें प्री एक्लेम्सिया की, तो यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में ही पाई जाती है। जब किसी फीमेल में प्रेगनेंसी की 20 वीक या फिर उसका सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो उस समय उसके अंदर प्री एक्लेम्सिया के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मतलब प्री एक्लेम्सिया के जो लक्षण होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, प्री एक्लेम्सिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्री एक्लेम्सिया को हिंदी में ही प्री एक्लेम्सिया भी कहते हैं। ठीक है। तो प्री एक्लेम्सिया सबसे ज़्यादा 32 वीक्स, जिसको हम 32 सप्ताह जब हो जाता है तो उस समय होने के चांस ज़्यादा होते हैं। 32 वीक जिसको 32 वीक्स कहते हैं में 80% चांस, मतलब 80% संभावना होती है कि प्री एक्लेम्सिया होने के। इसके स्पेशली जो 3 साइन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। मतलब मुख्यतः इसके 3 साइन देखने को मिलते हैं, जिसमें है पहला हाइपरटेंशन, मतलब रक्तचाप का ज़्यादा हो जाना, और प्रोटीन यूरिया और ओडिमा का हो जाना। तो यदि इसका समय रहते इलाज ना करें तो यही एक्लेम्सिया में चेंज हो जाता है और एक्लेम्सिया एक फीमेल के लिए ज़्यादा लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो जाती है। प्रेमी ग्रेविडा जो होती हैं, जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते रहे प्री एक्लेम्सिया होने के। उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मल्टी ग्रेविडा जो होती हैं, जो दूसरा या तीसरा जिसका बच्चा रहता है, तो उसमें कम चांसेस होते हैं प्री एक्लेम्सिया होने के। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स जो होती हैं, इसके 2 टाइप्स होती हैं, एक माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, एक सीवियर प्री एक्लेम्सिया। मतलब एक माइल्ड होता है, मतलब कम प्री एक्लेम्सिया होता है, तथा दूसरा जो होता है वो हाई होता है, मतलब सीवियर होता है। यदि इन दोनों का समय रहते इलाज नहीं किया जाता है तो यही एक्लेम्सिया में चेंज होगा, यही आपको याद रखना है। माइल्ड जो एक्लेम्सिया होता है, प्री एक्लेम्सिया होता है, उसमें जो हाइपरटेंशन होता है, मतलब जो रक्तचाप होता है, वो 140 mm ऑफ Hg से 160 mm ऑफ Hg हो जाता है। अच्छा, पहले आप जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता कितना है। ठीक है। तो 120 से 120/80 होता है। यही चीज़ जब माइल्ड एक्लेम्सिया होता है, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया होता है, तो उसमें 140/90 या 160/110 तक हो जाता है। मतलब 120 से 140 हो जा रहा है। ठीक है। तो 140 से 160 तक भी जा सकता है। और शुरुआती स्टेज में जो एडिमा होती है वो नहीं दिखता है, लेकिन फेस पर हल्का हल्का पता चलता है। अच्छा, सीवियर जो होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें 160/110 से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब 160/110 से भी ज़्यादा जब रक्तचाप हो जाता है तो वो सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंतर्गत आता है। और इसमें एडिमा जो होता है वो पूरी बॉडी पे देखने को मिलता है, मतलब जो सूजन होती है वो पूरी बॉडी पर देखने को मिलती है। इसके कॉजेज़ क्या होती हैं? यह एक हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है। इसी हार्मोन की वजह से जो ब्लड वेसल को कंट्रोल करके रखता है, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इजीली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन का काम कर सकें। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है, इसका ये भूमिका होता है। लेकिन जब यही प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे हाइपरटेंशन हो जाता है। मतलब जब प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है तो क्या होता है, वैक्सीन एक चीज़ होती है जिसका लेवल बढ़ जाता है, तो हाइपरटेंशन हो जाता है। तो हाइपरटेंशन का ये कॉजेज होता है। तो इसी तरीके से और सब भी चीज़ें होती हैं। और इसके रिस्क फैक्टर ये हैं कि 45 साल से अगर ज़्यादा फीमेल, मतलब 45 साल से उनकी एज ज़्यादा है या फिर 18 साल से कम है एज, तो उनमें ये चांसेस देखा जाता है कि प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और इसमें मैनेजमेंट की बात किया है कि उसके प्रबंधन को विस्तार से बताइए कि तो जनरल मैनेजमेंट करेंगे। यदि 20 वीक के पहले वुमेन का बीपी बढ़ा हो तो उसे प्री एक्लेम्सिया में नहीं रखते हैं। अच्छा, जैसे कि 20 वीक का भी प्रेगनेंसी हुई है, 20 वीक से पहले ही अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो तो उसे प्री एक्लेम्सिया के अंतर्गत नहीं रखते हैं। यदि माइल्ड हो तो 2 बार विजिट करते हैं। विजिट के दौरान वाइटल और रेस्ट करने
करने की सलाह देते हैं और फैटी फूड अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, मतलब जितने भी तेलीय पदार्थ हैं उनको कहेंगे ना खाएं। महिला लेविटोलॉल ड्रग को देंगे और हम क्या करेंगे, डायूरेटिक के लिए, मतलब यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ना बढ़े इसके लिए फीमेल का वेट चेक करेंगे और प्रोवाइड मतलब मेडिसिन को देंगे। और फिर उसके बाद ऑब्स्टेट्रिकल अगर मैनेजमेंट की बात करें तो क्या करेंगे कि पहले देखते हैं कि प्रेगनेंसी कितने वीक की है, फिर सीवियरिटी उसकी कंडीशन को देखते हैं, फिर जो हमने मेडिसिन दिया है उसका कितना प्रभाव हुआ है उसको देखते हैं। फिर इन्हीं चारों बातों का ध्यान रखकर हम ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट करते हैं। और फिर क्या होता है, यदि किसी भी प्रेगनेंसी 37 वीक की है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, प्रॉपर मेडिकेशन चल रही है, तो उसकी ईडीडी देखकर हम उसकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यूअस रखते हैं, ठीक है। और यदि 37 वीक से अधिक हो तो उसे भी कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहेंगे। यदि 37 वीक से कम है और माइल्ड प्री एक्लेम्सिया हो गया है तो कॉम्प्लिकेशन को हम क्या करेंगे, देखेंगे और मतलब कॉम्प्लिकेशन को मैनेजमेंट करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यूअस रखेंगे, ये नहीं कि अबॉर्शन करवा लेंगे, हाँ कि प्रेगनेंसी वो हो गया है प्रीक्लेम्सिया, अब तो हमारी प्रेगनेंसी क्या करते हैं, हम अबॉर्ट करवा लेते हैं। अब हमारा जीवन चक्र किसमें है कि कठिनाइयों से भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सब नहीं करना है। तो फिर ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक करें। और हाँ, एनएम फर्स्ट ईयर की भी वीडियो पढ़ रही है तो आपके जितने भी जूनियर्स हों उनको आप लोग वीडियो सेंड कर दिया करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि एनएम फर्स्ट ईयर के बच्चे मुझे लगता है कुछ कम है या फिर उनको पता नहीं होगा। सेकेंड ईयर की तो वीडियो देखते हैं बच्चे, लेकिन एनएम फर्स्ट ईयर की वीडियो को मुझे लगता है अभी उन लोगों को नॉलेज नहीं होगा। तो आपके जितने भी जूनियर्स हैं उन लोगों के पास भी आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को भी आप बताएं कि हाँ क्लासेस चल रही हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और बतानी है, अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आपको 100% मैं मतलब बोल सकती हूँ कि आपको मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का देख के जाना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। आप मैं सॉल्व करवा रही हूँ तो आप इसमें खुद देखते होंगे कि वही सारे क्वेश्चन, लगभग 1-2 क्वेश्चन अलग रहते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन वही रिपीट देन रिपीट होते रहते हैं। आप अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें आपने देखा होगा कि 4-5 क्वेश्चन तो हमेशा हर ही मॉडल पेपर में मिल जा रहे हैं। तो आप अगर इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके जाते हैं तो आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की हो ना, फिर भी आपका पेपर अच्छा जाने वाला है, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इतना मैंने जितने भी मॉडल पेपर्स देखे हैं और मैं सॉल्व करवाती हूँ। हेलो।